पिछले वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 10वां चैप्टर कर रहे थे प्रकाश वैद्युत तरंगे, ठीक है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, जिसमें जो है हमने उस चैप्टर की सारी डेफिनेशन और सारे जो है उदाहरण अंकित कर लिए थे। ठीक है, आज हम जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 11वां चैप्टर करेंगे। कौन सा है? परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। ठीक है, आज जो है पार्ट 2 का है ना, पार्ट 2 का कौन सा 11वां चैप्टर है ना, परमाणु की संरचना। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, है ना, स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, है ना, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। कौन सा चैप्टर है ये? 11वां। ठीक है, इसको करेंगे आज, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। ठीक है, चैप्टर को लिखिए, फिर पहली हेडिंग लिखते हैं हम। पहली हेडिंग करेंगे, हेडिंग लिखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, है ना। हमारी जो हेडिंग होने वाली है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, है ना, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये हो जाएगी हमारी पहली हेडिंग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, है ना। लिखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, है ना, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है कौन कौन थे? रदरफोर्ड और उनके दो सहयोगी। ठीक है, कौन? एक गाइगर थे और दूसरे जो है दूसरे सहयोगी का नाम मार्सडेन था। इन्होंने तीन लोगों ने, ठीक है, कौन कौन सी? रदरफोर्ड थे और उनके दो सहयोगी गाइगर और मार्सडेन ने, तीन लोगों ने जो है मिलकर इस प्रयोग को जो है क्या किया, इस प्रयोग को जो है संपादित किया था। ठीक है, और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो क्या किया, एक जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो क्या कर रहे हैं, स्वतः ही जो है किरणें निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकाल रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ठीक है, तो जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा? पोलोनियम हो गया। ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए, है ना। इस प्रयोग में जो पदार्थ लिया गया था वो पोलोनियम था। ठीक है, इन्होंने जो है पोलोनियम पदार्थ लिया, स्वतः क्या निकाल रहे थे? अल्फा कण निकाल रहे थे। ठीक है, और अल्फा कणों को जो है अल्फा कणों की बमबारी किस पर कराई? स्वर्ण पत्र झिल्ली पर कराई, और उससे जो है विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त किए, और उन निष्कर्षों के आधार पर जो है रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इनकी जो प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी? इस मॉडल की जो प्रायोगिक व्यवस्था थी, इन्होंने क्या किया था? ऐसे इन्होंने जो है ऐसे एक बॉक्स लिया था और इसमें जो है एक पदार्थ रखा था। पदार्थ कैसा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो क्या कर रहा है? अल्फा कण निकाल रहा है ना। तो अल्फा कणों का स्रोत है ये, इससे अल्फा कण निकल रहे हैं। ठीक है, अल्फा कणों का क्या था? ये अल्फा कणों का स्रोत था, अल्फा कणों का स्रोत था। और यहाँ पे इन्होंने जो है लेड की ईंटें रखी थी। ठीक है, किसकी ईंटें रखी थी? लेड की। ठीक है, पीबी यानी लेड की ईंट रखी थी। ठीक है, लेड की ईंट है, लेड की ईंट है। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने? और यहाँ पे एक स्वर्ण पत्र झिल्ली रखी है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा पतली जो है स्वर्ण पत्र झिल्ली रखी है। इस झिल्ली की जो मोटाई थी वह 2.1 और गुड़े कितनी थी? 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर। और यहाँ पे इस पूरी व्यवस्था को जो है इन्होंने जिंक सल्फाइड, ठीक है, ZnS, ठीक है, इस पूरी व्यवस्था को किससे बंद किया था? ZnS का एक पर्दा ऐसे लगा दिया था। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ? अब यहाँ से जो है अल्फा कण निकल रहे हैं, यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे और स्वर्ण पत्र झिल्ली पर टकराएंगे। ठीक है, स्वर्ण पत्र झिल्ली पर क्या होंगे? टकराएंगे, है ना। और इससे जो है इन्होंने विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे? विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त किए। तो जो अधिकतर जो कण थे, अधिकतर जो अल्फा कण थे, ठीक है, जो इससे निकल रहे थे, वो क्या हो रहा है? अधिकतर जो है सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ जो विचलित हुए, है ना, कुछ जो है मान लो विचलित हुए, जिसे हम प्रकीर्णन कोण कहते हैं। ठीक है, कौन सा कोण कहेंगे? प्रकीर्णन कोण। कितने कोण पर विचलित हुए? मान लो थीटा कोण पर। लगभग जो है 99.86% कण जो होंगे वो सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, और 0.4 जो बचे कण है, कितने? 0.14% कण जो है विचलित हुए। ठीक है, मान लेते हैं कुछ जो है थीटा कोण पर विचलित हुए, कुछ जो होते हैं वो
ठीक है, लगभग 8000 में से एक कण, 8000 में से कितने कण, 8000 में से एक कण जो होता है वह 180 अंश के कोण पर लगभग विचलित होता है। ठीक है, कितने अंश के कोण पर, 180 अंश के कोण पर। इसी आधार पर इन्होंने जो है विभिन्न निष्कर्ष दिए हैं जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। यही इनकी व्यवस्था थी। ये लेड की ईंट थी, स्वर्ण पत्र झिल्ली थी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पतली है, 2.1 × 10⁻⁷ का जेडीएनएस का संसूचन के लिए जेडीएनएस का पर्दा रखा हुआ है। इन्होंने जो है यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी लगा लेते हैं। तो यही व्यवस्था थी। तो लिखिए इसमें, लिखो सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगियों, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगियों, हो गया, रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगियों एच गाइगर, रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगियों एच गाइगर तथा ई मार्सडेन ने, एच गाइगर तथा ई मार्सडेन ने कुछ प्रयोग किए, हो गया, ई मार्सडेन ने कुछ प्रयोग किए। देखो, उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ, उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ, उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले, उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले, हो गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले उच्च गतिज ऊर्जा वाले, उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों के, उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों की, हो गया, अल्फा कणों की बारीक पुंज को, अल्फा कणों के बारीक पुंज को, हो गया, बारीक पुंज को एक पतली स्वर्ण पत्र झिल्ली, एक पतली स्वर्ण पत्र झिल्ली पर गिराया, हो गया, एक पतली स्वर्ण पत्र झिल्ली पर गिराया, लिखे ना, पतली स्वर्ण पत्र झिल्ली पर गिराया। लिखो, यह पूरा प्रबंध, यह पूरा प्रबंध निर्वात में रखा गया, यह पूरा प्रबंध निर्वात में रखा गया, हो गया, यह पूरा प्रबंध निर्वात में रखा गया, हो गया। लिखो, इस क्रिया को, इस क्रिया को अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं, इस क्रिया को अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं, हो गया, इस क्रिया को अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। देखो, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने, जिसके क्या, इसके लिख सकते हैं, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। अब ध्यान रखिए, अगर अल्फा कण का, अल्फा कण अगर कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, हीलियम का नाभिक, ठीक है, अल्फा कण कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, अल्फा कण है हीलियम का नाभिक, ठीक है, अल्फा कण का अर्थ क्या है, हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, हीलियम के नाभिक में क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है, हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, अल्फा कण की बात हो रही है, यानी हीलियम का नाभिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं इसमें, केवल नाभिक है, नाभिक में केवल धनावेश होता है, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी अल्फा कण, ठीक है। तो क्या लिखिए इसमें, निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। पहला नंबर लिखिए,
इसमें अधिकांश कण क्या हुए, सीधे निकल गए। लगभग 99.86% कण सीधे निकल गए, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। ठीक है, तो पहला नंबर निष्कर्ष में लिखिए, पहला नंबर लिखो, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र झिल्ली से, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि, इससे यह स्पष्ट है कि, हो गया, इससे यह स्पष्ट है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इससे यह स्पष्ट है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। हो गया, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा नंबर, कुछ कण क्या हुए, विक्षेपित हुए। 90 अंश से कण के 90 अंश से कम के कोण पर विक्षेपित होते हैं। ठीक है, 90 अंश से कम के कोण पर विक्षेपित हो रहा है, यानी अल्फा कण क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं किसी चीज से, जिससे टकरा रहे हैं उसी को क्या नाम दिया गया, नाभिक। ठीक है, तो दूसरा नंबर लिखिए, देखो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। देखिए, अल्फा कण धनावेशित होते हैं। हो गया, विक्षेपित हो जाते हैं, अल्फा कण धनावेशित होते हैं। अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से ही, अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से ही, हो गया, अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। हो गया, देखो इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि, इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि, हो गया, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के अंदर, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे स्थान पर, हो गया, क्योंकि 99.98% कण क्या हो गए हैं, 99.98% कण जो है वो सीधे निकल गए हैं, है ना। 99.86% कण जो है सीधे निकल गए हैं। अगर एक परमाणु से अगर हम इसको दिखाएं, ठीक है, मान लेते हैं ये परमाणु है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा नाभिक। तो अधिकांश अल्फा कण जो है, अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ जो है कम कोण पर, जो दूर थे वो कुछ कम कोण पर विक्षेपित होंगे, कुछ जो है इससे थोड़ी ज्यादा कोण पर विक्षेपित होंगे। ठीक है, कुछ जो है क्या होंगे, इससे ज्यादा कोण पर विक्षेपित होंगे, है ना। और कुछ कण जो होंगे, है ना, वो क्या होंगे, लगभग 20,000 में से एक कण जो होगा पूरा 180 अंश पर विक्षेपित होगा। ठीक है, कितने कोण पर, 180 अंश के कोण पर जो है विक्षेपित हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट है, जो है नाभिक जो होगा, यानी परमाणु में जो है कोई ऐसा भाग है, कोई ऐसा धनावेशित भाग है जो बहुत सूक्ष्म स्थान पर जो है स्थित है,
जिससे जो है अल्फा कण टकराए हैं, अल्फा कणों से जो प्रकाश निकला वो टकराए और वापस चले आए हैं। ठीक है, अल्फा कण जो है क्या होंगे, टकराए हैं और वापस चले आए हैं। तो क्या लिखे, इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश, हो गया, परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के अंदर, परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है। हो गया, परमाणु का समस्त धनावेश एक, परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे, हो गया, या यहीं तक छोड़ दीजिए, केंद्रित रहता है। तीसरा निष्कर्ष लिखिए, तीसरा निष्कर्ष लिखो, लिखो कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से 90 अंश से अधिक कोण पर, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से 90 अंश से अधिक कोण पर, हो गया, 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। हो गया, 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि, इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि हो गया, इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश, हो गया, परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्रीय भाग के, उसके केंद्रीय भाग के, हो गया, उसके केंद्रीय भाग के एक अति सूक्ष्म स्थान पर, उसके केंद्रीय भाग के अति सूक्ष्म स्थान पर, हो गया, केंद्रीय भाग के अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित रहता है, संकेंद्रित रहता है, हो गया, संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्रीय भाग के एक अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। हो गया, जिसे नाभिक कहते हैं। देखो, गणना करने पर, गणना करने पर, हो गया, गणना करने पर नाभिक की त्रिज्या, गणना करने पर नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की, 10 की घात -15 मीटर कोटि की, हो गया, 10 की घात -15 मीटर कोटि की, जबकि परमाणु की त्रिज्या, हो गया, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर कोटि की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर कोटि की होती है।
तो क्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। हो गया ना, ये तीसरा निष्कर्ष था। चौथा निष्कर्ष लिखिए, लिखो जब कोई अल्फा कण स्वर्ण पत्र के परमाणुओं में से, जब कोई अल्फा कण स्वर्ण पत्र के परमाणुओं में से गुजरता है तो क्या स्वर्ण पत्र के परमाणुओं में से गुजरता है तो नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल तो क्या नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल नाभिक से दूरी के वर्ग के तो क्या नाभिक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात परमाणु से गुजरते समय जो कण नाभिक से दूर रहता है, अर्थात परमाणु से गुजरते समय जो कण नाभिक से दूर रहता है उस पर प्रतिकर्षण बल इतना कम होता है कि हो गया उस पर प्रतिकर्षण बल इतना कम होता है कि वह बिना विक्षेप के हो गया वह बिना विक्षेप के अपने मार्ग पर चला जाता है। बिना विक्षेप के अपने मार्ग पर चला जाता है। हो गया ना, परंतु जो कण नाभिक के समीप से गुजरता है, परंतु जो कण नाभिक के समीप से गुजरता है उस पर अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। हो गया अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है और वह उतने ही बड़े कोण से प्रकीर्णित हो जाता है। हो गया उतने ही बड़े कोण से प्रकीर्णित हो जाता है। लिखो रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले हो गया रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या n तथा थीटा के बीच अल्फा कणों की संख्या n तथा थीटा के बीच निम्न संबंध होता है। थीटा के बीच निम्न संबंध होता है ना, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, साइन की घात 4 थीटा बटे 2। ठीक है, ये संबंध किसके द्वारा है, रदरफोर्ड के द्वारा। उन्होंने कहा जो कण नाभिक से जितना ज्यादा दूर होगा उस पर प्रतिकर्षण बल इतना कम है कि बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। जैसे ये दोनों कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, क्यों, क्योंकि नाभिक से दूरी ज्यादा है। ठीक है, नाभिक से दूरी क्या है, ज्यादा है। जो नाभिक के समीप से गुजरेगा उस पर जो है विक्षेपण क्या होगा, ज्यादा, और उनमें जो संबंध है यह क्या है, अल्फा कणों, जो अल्फा कणों की संख्या है, यह क्या है, अल्फा कण जितने गिराए जा रहे हैं उनकी संख्या जो है, ठीक है,
इसके विक्रमानुपाती हो जाएगी। यह संबंध किसका था? रदरफोर्ड का। पांचवां निष्कर्ष लिखिए, पांचवां निष्कर्ष, निष्कर्ष में पांचवां लिखिए। देखो इस प्रयोग में अल्फा कणों को, इस प्रयोग में अल्फा कणों को, हो गया, अल्फा कणों को भिन्न भिन्न धातुओं के, भिन्न भिन्न धातुओं के पतले पन्नों पर गिराकर, हो गया, भिन्न भिन्न धातुओं के पतले पन्नों पर गिराकर, पतले पन्नों पर गिराकर एक निश्चित कोण पर, एक निश्चित कोण पर प्रकीर्णित होने वाले, एक निश्चित कोण पर प्रकीर्णित होने वाले कणों को संसूचित कर, एक निश्चित कोण पर प्रकीर्णित होने वाले कणों को संसूचित कर, हो गया, यह देखा गया कि, संसूचित कर देखा कि, लिखे, संसूचित कर देखा कि यह संख्या भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, हो गया, यह संख्या भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न है, यह संख्या भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न है, हो गया। लिखो इससे यह निष्कर्ष निकला कि, इससे यह निष्कर्ष निकला कि भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिक में, इससे यह निष्कर्ष निकला कि भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिक में, हो गया, भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिक में धनावेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए, भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिक में धनावेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है रदरफोर्ड ने कितने निष्कर्ष निकाले? 5। पहला निष्कर्ष क्या किया? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है ना। अधिकांश भाग क्या है परमाणु का? अधिकांश जो है खोखला है। अधिकांश भाग क्या है? खोखला है ना। अधिकांश भाग परमाणु का क्या है? एक अधिकांश भाग खोखला है। और दूसरा नंबर निष्कर्ष में क्या था? संपूर्ण धनावेश। ठीक है, संपूर्ण जो धनावेश है, संपूर्ण धनावेश सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। ठीक है, संपूर्ण धनावेश जो है सूक्ष्म स्थान में क्या है? संपूर्ण धनावेश सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। ठीक है, संपूर्ण धनावेश सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। ठीक है, इस धनावेश को ही हम क्या कह रहे हैं? जिस सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है उसे ही धनावेश को हम क्या कहते हैं? तीसरे निष्कर्ष में इन्होंने धनावेश को क्या कहा? नाभिक। धनावेश को क्या कहा? नाभिक। चौथे निष्कर्ष में क्या कहा? कहा कि जो नाभिक से दूर है ना, नाभिक से दूर जो कण जा रहे हैं वो क्या होंगे? बिना विचलित हुए सीधे जाएंगे। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे। और जो नाभिक के नजदीक होंगे, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा, ठीक है, क्या होंगे? अधिक प्रकीर्णित। अधिक प्रकीर्णित, अधिक क्या होंगे? प्रकीर्णित होंगे। पांचवा निष्कर्ष क्या है? भिन्न भिन्न धातुओं में, है ना, भिन्न भिन्न धातु में जो है, भिन्न भिन्न धातु में जो है क्या है? धनावेश भिन्न भिन्न है। धनावेश की मात्रा, ठीक है, धनावेश की मात्रा कैसी है? धनावेश की मात्रा भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न है। यही 5 निष्कर्ष थे किसके? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के। कितने निष्कर्ष थे? 5। यही 5 महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे। ठीक है, इसके आधार पर हम आगे जो है रदरफोर्ड का जो है क्या पढ़ेंगे? मॉडल पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रदरफोर्ड और बोहर दोनों को हमको पढ़ना है। ठीक है, दोनों मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लिखिए। पहले नाभिक के आकार का आकलन। ये 5 निष्कर्षों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लिखिए नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन। हो गया, इसको मिटा देते हैं।
हेडिंग है नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन। ठीक है, नाभिक के आकार का क्या करेंगे? आकलन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? कोई परमाणु होगा तो इसका नाभिक होगा। नाभिक कैसा होगा? मान लेते हैं नाभिक पर आवेश Ze है। ठीक है, नाभिक तो धनावेशित भाग है ना, जहां पे संपूर्ण धनावेश है वह क्या है? संपूर्ण धनावेश जहां पर स्थित है उसे हम नाभिक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से अल्फा कणों को इस तरफ भेजेंगे, नाभिक की तरफ क्या करेंगे? अल्फा कणों को जो है भेजेंगे। अब अल्फा कण पर भी जो आवेश होता है, ठीक है, अल्फा कण कैसा होता है? अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक। अल्फा कण मतलब किसका नाभिक है? हीलियम का नाभिक है। हीलियम का क्या है? हीलियम का नाभिक है। अब इसमें जो है 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दो, दोनों धनावेशित हैं। जब जैसे ही अल्फा कण इसके पास जाएगा, जैसे ही क्या होगा? अल्फा कण इसके पास जाएगा तो नाभिक इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अभी रदरफोर्ड ने तो यही बताया। ठीक है, जब अल्फा कण नाभिक, चूंकि नाभिक भी धनावेशित है और अल्फा कण भी धनावेशित है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होगा। जब नाभिक जो है इसके पास, ये अल्फा कण नाभिक के पास जाएगा तो इस पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा और एक समय जो है नाभिक क्या हो जाएगा? एक समय जो है नाभिक अपनी स्थिति पर क्या हो जाएगा? विराम में आएगा। ठीक है, तो जितनी नजदीक या नाभिक के पहुंच पा रहा है, ठीक है, उस दूरी को हम क्या कहेंगे? R0। ठीक है, R0। और फिर इसके आधार पर हम नाभिक के आकार का आकलन करेंगे। मान लीजिए अल्फा कण जो है यहाँ तक पहुंचा था, अल्फा कण जो है नाभिक के इतने नजदीक पर पहुंचा है। अब हमको पता है नाभिक से जाकर टकराएगा नहीं क्योंकि प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, तो जितनी दूरी मान लेते हैं वह दूरी कितनी है? R0। अब उसके लिए हम R0 के लिए क्या करेंगे? व्यंजक निकालेंगे। तो हेडिंग लिखिए नाभिक के आकार का आकलन। देखो, रदरफोर्ड के प्रयोग में, रदरफोर्ड के प्रयोग में हो गया, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन से, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। नाभिक के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। हो गया, नाभिक के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। देखो, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से, हो गया, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलते हैं तो, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलते हैं तो, क्या, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलते हैं तो जो अल्फा कण किसी नाभिक की ओर, जो अल्फा कण किसी नाभिक की ओर, तो क्या, जो अल्फा कण किसी नाभिक की ओर सीधे जाता है, सीधे जाता है, वही नाभिक के, जो अल्फा कण नाभिक की ओर सीधे जाता है वही नाभिक के सबसे अधिक समीप पहुंच पाता है। तो क्या, वही नाभिक के सबसे अधिक समीप तक पहुंच पाता है। तो क्या, सबसे अधिक समीप तक पहुंच पाता है। देखो, जैसे जैसे अल्फा कण, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिक का स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, नाभिक का स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है। अब जो अल्फा कण के पास गतिज ऊर्जा थी वह क्या करेगा? इसकी प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा में, मतलब अल्फा कण जो है अपनी वेग बंद करना, यानी अल्फा कण रुक जाएगा। ठीक है, तो इसकी सारी गतिज ऊर्जा किसमें बदलेगी? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो क्या लिखें? जैसे जैसे
नाभिक का जो है स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है। हो गया, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है। देखिए, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है। लिखो अल्फा कण नाभिक की ओर अल्फा, तो क्या लिखे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है। लिखो जब समस्त स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है, उसके बाद निकलो जब समस्त, हो गया, जब समस्त गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है तो, जब समस्त गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है तो क्या, जब समस्त गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है तो अल्फा कण नाभिक की ओर हो गया, अल्फा कण नाभिक की ओर अधिक समीप नहीं जा सकता, नाभिक की ओर अधिक समीप नहीं जा सकता, बल्कि वहीं से अपने मार्ग पर, हो गया, बल्कि वहीं से अपने मार्ग पर वापस लौटने लगता है। ठीक है, बल्कि वहीं से अपने मार्ग पर वापस लौटने लगता है। लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए यदि, लाइन छोड़ के नीचे लिखिए यदि नाभिक पर धनावेश, यदि नाभिक पर धनावेश ZE, यदि नाभिक पर धनावेश ZE तथा अल्फा कण पर, हो गया, तथा अल्फा कण पर आवेश 2E है ना, अल्फा कण पर आवेश 2E है, अल्फा कण पर आवेश कितना है, 2E। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश 2E है, हो गया, अल्फा कण पर आवेश 2E है, माना अल्फा कण की नाभिक से निकटतम, अल्फा कण की नाभिक से, नाभिक के लिखना, अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, हो गया, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 है, R0 है, हो गया। इस स्थिति में R0 है, इस स्थिति में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा लिख लो, इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, हो गया, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, देखो यहां पे हो जाएगा प्लस ZE। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, नाभिक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नाभिक, और यहाँ पर जो है अल्फा कण आ रहा है जिसके पास आवेश कितना है, 2E है। ठीक है, अब अल्फा कण जो है मान लेते हैं यहां तक पहुंचा है। ठीक है, अल्फा कण जो है नाभिक के निकटतम यहां तक पहुंचा है, इससे जो अल्फा कण की दूरी थी वह कितनी है, R0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अल्फा कण यहाँ पर पहुंचा था। ठीक है, तो अल्फा कण की क्या लिखेंगे, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, है ना, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, U बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R।
Q1 Q2 अपान R, तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 और बटे दूरी जो है R0 हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा कण की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अल्फा कण की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R से लिखेंगे। ठीक है, U बराबर कितना आएगा? U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे हो जाएगा ZE और इनटू क्या हो जाएगा 2E और दूरी की जगह R0 हो जाएगा। दूरी की जगह क्या हो जाएगा? दूरी की जगह हमारा जो है R0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? U बराबर लिखेंगे, U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2, ये ध्यान रखिए Z है, ये क्या है? Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, E का गुणा E में हो जाएगा तो ZE² और बटे कितना हो जाएगा? R0। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? R0 लिखेंगे। यदि नाभिक की या अल्फा कण की लिखेंगे, यदि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, है ना, अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, के हो तो कि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के हो तो इस क्षण, है ना, इस क्षण संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें बदलती है? स्थितिज ऊर्जा में। इस क्षण U बराबर K, ठीक है, इस क्षण U बराबर K। इस प्रकार जो है क्या आएगा? इस प्रकार जो है हमारा हो जाएगा K बराबर कितना, यहाँ पे मान रखेंगे तो K बराबर U K के बराबर हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2, है ना, 2 हो जाएगा और Z, ठीक है, 2 ZE² और बटे कितना हो जाएगा? R0। हमको नाभिक के आकार का आकलन यानी R0 का फार्मूला चाहिए होगा। ठीक है, R0 बराबर, R0 है क्या? वह दूरी, नाभिक के निकटतम वह दूरी जहां तक अल्फा कण पहुंचा है, जहां तक अल्फा कण पहुंचा है। तो R0 बराबर कितना आ जाएगा? R0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ZE² और बटे कितना आ जाएगा? K, इसकी जगह आ जाएगा बटे हो जाएगा K। इसी फार्मूले से जो है हम यह दूरी पता करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कितना आता है स्वर्ण पत्र झिल्ली के लिए। ठीक है, R0 का मान जो है स्वर्ण पत्र झिल्ली के लिए कितना आता है ना। K क्या है? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। K बराबर जो हो जाएगा कि हमारा क्या होगा? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? Z क्या होगा? Z जो होगा नाभिक का परमाणु क्रमांक। ठीक है, हमारा Z बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर हो जाएगा नाभिक का परमाणु क्रमांक, नाभिक का परमाणु क्रमांक। ठीक है, नाभिक का परमाणु क्रमांक, इसको लिखिए, फिर हम स्वर्ण पत्र झिल्ली के लिए देखते हैं। हो गया, हम लिखेंगे आगे। देखिए, स्वर्ण पत्र झिल्ली के लिए R0 का मान पता करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? स्वर्ण नाभिक के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? स्वर्ण नाभिक के लिए, है ना, स्वर्ण नाभिक के लिए जो परमाणु क्रमांक है। ठीक है, सोने का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 79। ठीक है, फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। R0 बराबर क्या आया है? R0 बराबर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 ZE² और बटे कितना? K, 2 ZE² बटे K आया है। ठीक है, Z बराबर 79, E बराबर हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और जो होगा यम अल्फा जो होता है, यम अल्फा बराबर हो जाएगा 6.7 × 10⁻27 किग्रा। ठीक है, और V अल्फा जो है, अल्फा कण का जो वेग मिला है गणना द्वारा,
ठीक है, वह कितना है 2.1 गुणे 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना है 2.1 गुणे 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम चूंकि किससे के का मान हमको ज्ञात करना होगा, तो के बराबर होता है 1/2 हो जाएगा यम अल्फा और वी अल्फा का होल स्क्वायर, यम वी स्क्वायर से लगा रहे हैं। जब के का मान निकालेंगे तो होगा 1/2, यम का मान 6.7 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा -27 और गुणे इसका मान जब रखेंगे तो हो जाएगा 2.1 का वर्ग और गुणे हो जाएगा, ठीक है 2.1 और गुणे 10 की घात 7 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार जो के का मान आएगा, ठीक है बुक में जो के का मान आया उसी को रख देते हैं। इससे जो मान निकालने पर आएगा वह हो जाएगा 1.48, है ना। के का मान जो है गुणा भाग करने पर के का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1.48 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -12 जूल, ठीक है 10 की घात -12 जूल। ठीक है, इस प्रकार जो है हम के का मान प्राप्त कर लीजिए। जब R0 का मान निकालेंगे, ठीक है किसका मान निकालेंगे R0 का, इस फार्मूले से आएंगे, है ना, ये फार्मूला लगाएंगे। कौन से फार्मूले से, R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर हो जाएगा 2ze² k से 2ze² k से। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 2 गुणे हो जाएगा 79 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे के का जब मान रखेंगे तो 1.48 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, बुक में जो है इसका मान दे दिया है। इन सब मानों को हल करने पर जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, ठीक है जो मान आएगा वो हल करने पर वह हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -14। ठीक है 2.5 गुणे 10 की घात -14 ये मान बुक में दिया गया है। ठीक है, इतना मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा स्वर्णपत्र नाभिक के लिए जो है, स्वर्णपत्र नाभिक के लिए ये जो नाभिक ये Ze था, मतलब नाभिक जो था अल्फा कोण इससे कितनी दूरी पर आ पाया है, जो R0 का मान है कितनी दूरी पर पहुंच पाया था, इतनी दूरी पर। ठीक है, इतनी दूरी पर पहुंच पाया है। ठीक है, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो इतनी बड़ी है, नाभिक के जो आकार का आकलन है वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह नाभिक के नजदीक तक पूरा नहीं पहुंचा था। ठीक है, इससे कुछ कम आएगा नाभिक का आकार। ठीक है, तो इसको लिखिए, पहले यह लिख लीजिए, फिर इसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे। इसको लिखिए फिर नीचे लिखिए। देखो इससे या इस गणना से स्पष्ट है कि अल्फा कण नीचे लिखेंगे। इस गणना से स्पष्ट है कि अल्फा कण स्वर्ण नाभिक के निकटतम, अल्फा कण स्वर्ण नाभिक के निकटतम हो गया, अल्फा कण स्वर्ण नाभिक के निकटतम 2.5 गुणे, स्वर्ण नाभिक की निकटतम 2.5 गुणे हो गया 2.5 गुणे 10 की घात -14 मीटर पहुंचकर 2.5 गुणे 10 की घात -14 मीटर पहुंचकर हो गया 10 की घात -14 मीटर पहुंचकर वापस लौटते हैं। दस की घात -14 मीटर पहुंचकर वापस लौटते हैं। हो गया, देखो इसका अर्थ यह है कि स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या, इसका अर्थ यह है कि स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या हो गया, स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 2.5 गुणे 10 की घात -14 मीटर से कम होगी।
हो गया 2.5 गुणे 10⁻⁻14 मीटर से कम होगी। हो गया ना। देखो प्रेक्षण द्वारा स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या, लिखे प्रेक्षण द्वारा स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 6.9 गुणे स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 6.9 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। हो गया। प्रेक्षण द्वारा स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या 6.9 गुणे 10⁻⁻15 मीटर, लिखिए 10⁻⁻15 मीटर प्राप्त हुई। मीटर प्राप्त हुई, लिखे ना। तो इस प्रकार स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या कितनी आई 6.9 गुणे 10⁻15 मीटर। स्वर्ण नाभिक के निकट अल्फा कण कितनी दूर पहुंचा था 2.5 गुणे 10⁻14 मीटर तक। ठीक है। हम जो है आगे जो है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का जो है मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है। उनकी कमियां और उसके आधार पर बोहर का मॉडल। ठीक है।